ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस। और देखिए, जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी में यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी में एमपी पीएससी, इन राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, इनकी बात हो रही होती है। किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये बात कही थी। फसलों में प्रयोग के खतरे। ये आप देखिए, शीर्ष न्यायालय में आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के परीक्षण पर लगी रोक पर सुनवाई होनी है। पर्यावरण मंत्रालय की अनुमोदन समिति की संस्तुति ऐसी फसलों के लिए अनिवार्य होगी और उसी समिति ने और इसे मंजूरी देने से इनकार किया है। संसद की अन्य दो समितियों की रपट में भी जीएम फसलों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन के बिना मंजूरी न देने की बात कही गई है। देश में अभी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के रूप में केवल बीटी कपास की ही व्यावसायिक खेती हो रही है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। भारत की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों का फसल धारा सरसों हाइब्रिड DMH 11 बीज के रूप में व्यावसायिक रूप से आवश्यक न्यूनतम मानदंड को पूरा करने में विफल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछली रबी सीजन में 6 अलग अलग स्थानों पर किए गए क्षेत्रीय परीक्षणों के परिणामों के अनुसार DMH 11 की उपज लगभग 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कहा जा रहा है कि 1000 बीजों पर यह लगभग 3.5 ग्राम है, जो कि बीज किस्म के रूप में अधिसूचना के पात्र होने के लिए 4.5 ग्राम की मानक से कम है। और वैसे प्रति 5 और 5.5 ग्राम से कम वजन वाले बीज सरसों की फसल की मशीनीकृत कटाई को मुश्किल बनाते हैं। मशीनीकृत कटाई के दौरान कम वजन वाले सरसों के बीज उड़ जाते हैं, इसलिए उत्तरी क्षेत्र के किसानों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है। अन्य व्यावसायिक संस्थानों के साथ साथ नीति आयोग जीएम फसलों के लिए अड़ा हुआ है और कार्बल की मसविदा रपट में दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम बीजों के इस्तेमाल, बिजली पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और किसानों को उपज के लिए घटे मूल्य पर भुगतान प्रणाली अपनाने की सिफारिश की जा चुकी है। जीएम फसलों के समर्थकों का एकमात्र तर्क यह है कि इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और देश की अनाज समस्या का समाधान हो जाएगा। निश्चित रूप से इससे कम अवधि के लिए फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदेह होते हैं। जीएम तकनीक के अंतर्गत बीजों के स्वजातीय जीन के आदान प्रदान की प्रक्रिया नष्ट कर दूसरी प्रजाति के जीन को समाहित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया से तैयार बीज अप्राकृतिक और रासायनिक हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे अप्राकृतिक बता चुका है। देखिए, नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था कब? 2015 में, तो ये याद रखिएगा। और WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हर साल। देश में अभी तक जीएम फसलों के रूप में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती हो रही है। वर्ष 2010 में बीटी वैगन को भी मंजूरी दिलाने की कवायद शुरू की थी, पर 9 राज्य सरकारों, कई पर्यावरण विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और किसानों के व्यापक विरोध के कारण सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा था। अब इस तरह के आर्टिकल हों तो आप देखिए मजा भी आता है और ये आपके एग्जाम में काफी फायदा भी पहुंचाते हैं। यहां तक कि स्वदेशी जागरण मंच और किसान संघ का तीव्र विरोध भी नीति निर्धारकों को झेलना पड़ा था। मंच का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। राज्य सरकार के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार खुलकर इसके आप देखते हैं विरोध में आ गए थे। क्या विरोध में आ गए थे? और आप देखते हैं कि उन्होंने पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि जीएम बीज मामलों में केंद्र सरकार को राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इसको व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देनी चाहिए और राज्यों से बिना पूछे आप देखते हैं कि इसका भी ध्यान स्थान पर इसका परीक्षण न किया जाए। यह एक गंभीर मामला है। और सरसों बिहार का प्रमुख तिलहन है और बिहार आप देखते हैं कि देश के प्रमुख शहद उत्पादकों राज्यों में शामिल है। नीतीश कुमार ने इस तकनीक को बाजार में उतारने पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। पारंपरिक किस्मों की तुलना में जीएम किस्म को लेकर बड़ा चढ़ाकर
दावे किए जा रहे हैं, मगर उसमें भी मतभेद हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा आईसीआर की किस्म की उत्पादकता 2.1 टन प्रति हेक्टर है, जबकि रैप सीड और सरसों की प्रति हेक्टर उत्पादकता 1.2 टन प्रति हेक्टर है। और विश्व के अन्य भागों में भी जीएम फसलों के परीक्षण अच्छे साबित नहीं हुए। अमेरिका में 1% भूभाग में आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का की खेती की गई, जिसमें 50% गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया, और उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपने जमीन पर धान और मक्के की खेती की, मगर 5-6 वर्षों में ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में आप देखते हैं कि बाद वहां जीएम खेती लगभग बंद करनी पड़ी, और जीएम फसलों के पैरोकार तीसरी दुनिया के मुल्कों को डरा रहे हैं कि वर्तमान में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, इसलिए जीएम फसलों के जरिए अतिरिक्त आप देखते हैं कि क्या अतिरिक्त उत्पादन कर इसका मुकाबला संभव है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो चला, बल्कि गेहूं, धान, शक्कर, सब्जी और फलों के आदि का बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर रहा है। निर्यात का मतलब होता है आप बेच रहे हैं कुछ, ठीक है। और सबसे खराब प्रयोग बीटी कपास के उत्पादन में हुआ, जिसे हम अभी भी झेल रहे हैं। 2003 में देश में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी मिली थी, और बीटी कपास से देश के कपास उत्पादक किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लेकर संसद की कृषि मामलों की समिति ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में काफी कुछ कहा। कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप संभावना एवं प्रभाव नामक रिपोर्ट में बताया गया कि बीटी कपास की व्यावसायिक खेती करने से कपास उत्पादक किसानों की माली हालत सुधरने के बजाय बिगड़ गई। इस कपास में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना पड़ा। महाराष्ट्र में इन दिनों अपनी कपास को कीड़े से बचाने की जुगत में किसानों द्वारा अनजाने में मौत को गले लगाने के कई मामले सामने आए हैं। अकेले यवतमाल जिले में ही 24 से अधिक किसानों की मौत की समाचार है। इन मौतों की वजह से किसानों द्वारा खरीदा गया कि वह कीटनाशक बताया जा रहा है जिसे उन्होंने फसल पर कीड़े मारने के लिए छिड़का था। बीटी कपास उगाने के लिए जिस कीटनाशक के उपयोग का प्रचार किया, उस वक्त किसानों को यह बताया नहीं गया कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश कर चुके हैं। आश्चर्यजनक है कि किसानों को गोलबंद करने वाला महाराष्ट्र शेतकारी संगठन जीएम फसलों का गुणगान करने में जुटा है, जबकि दिलचस्प बात है कि किसान आत्महत्या की सर्वाधिक खबरें विदर्भ और मराठवाड़ा से ही आ रही हैं। पर्यावरण समर्थकों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। शीर्ष अदालत की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने जीएम फसलों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए शासक मंजूरी देने के केंद्र के फैसले की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया था। हालांकि इससे केंद्र को इन फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का भी निर्देश दिया था। एक और आप लोगों को बात बता दूं, देखिए हमारे देश के किसानों की हालत सच में बुरी है। आए दिन आप लोग आत्महत्या के मामले सुनते रहते होंगे। एक केसी त्यागी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, ये सुख में दुख। ये आज भी यह रहस्य ही लगता है कि कुछ लोग किसी की सराहना या प्रशंसा करने में कंजूसी क्यों करते हैं। किसी के लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोलना उन्हें 2 क्विंटल वजन उठाने से भी ज्यादा भारी क्यों लगता है। ऐसे लोगों से जल्दी किसी की प्रशंसा नहीं होती है, और औपचारिकता बस अपन करनी भी पड़े जाए तो प्रशंसा की जगह कमियां बताकर उसे हत्साहित कर आनंद का अनुभव करेंगे। मैं भी आप लोगों से कहता रहता हूं कि आप लोग सोचते रहते हैं कोई क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता है। आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए, अपना 100% दीजिए और सक्सेस हो जाइए। इस संदर्भ की व्याख्या पर विचार करें तो एक प्रसंग याद आता है। एक परिचित की बेटी का राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। गरीब परिवार के यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और सभी बेहद खुश थे। सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, आसपास पड़ोस के सभी लोग बधाई देने पहुंच रहे थे। बेहर्षित भावों से बधाइयां स्वीकारते हुए सबका मुंह मीठा करा रहे थे। बधाइयों के औपचारिक अनौपचारिक माहौल के बीच परिचित के एक निकट संबंधी पधारे। उन्होंने बधाई देने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। आते ही परिचित की बेटी से सवाल किया, तुम्हें कौन सी रैंक आई? तो उसने खुश होते हुए जवाब दिया, मेरा पहला प्रयास ही था, फिर भी 97वीं रैंक आई। खुद से ही पढ़ाई की है मैंने। बे अंकल अफसोस करने लगे, और फिर भी अधीनस्थ सेवा में नंबर आएगा तुम्हारा। अब बताइए, ऐसे लोग मिलते हैं। मेरे एक मिलने वाले का बेटा 15वीं रैंकिंग लाया और उसका प्रशासनिक सेवा में जाना तय है। खैर अगली बार कोशिश करना। इस तरह की अवांछित सलाह सुनकर खुशियों से खिलखिलाता परिचित का बेटी का चेहरा मुरझा गया और परिजन भी बहुत दुखी हुए, लेकिन वे सबको दुखी करते हुए संतुष्ट भाव से वहां से निकल गए। बाद में परिचित से पता चला कि उनके बेटे ने यह प्रतियोगिता परीक्षा 4थी बार दी थी, लेकिन वह एक बार भी साक्षात्कार में बुलाने जितने अंक लाने में असफल रहा। आपने देखा होगा ना कि लोग आपकी गाड़ी ले जाएंगे और फिर कहेंगे, यार राहुल भैया वो इसमें ये सर्विस करवा लीजिए, ये कमी है, वो कमी है। ऐसे लोग हर जगह देखने को मिलते हैं। ज्ञान खुद जिंदगी में कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया,
लेकिन दूसरे को भरपूर ज्ञान देंगे। अपने बच्चों ने कुछ नहीं कर पाए लेकिन दूसरे के बच्चों को भरपूर ज्ञान देंगे। ऐसे लोगों को ना सुनिए जो डिमोटिवेट करते हैं। मैं तो कहता हूं जो डिमोटिवेट आपको करते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, उनसे दूरी बना लिया करिएगा। गौर किया जाए तो ऐसी रुग्ण मानसिकता के लोग हमें अपने आसपास मंडराते दिख जाएंगे। दूसरों की खुशियां और उपलब्धियां देख उन्हें ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि जैसे दूसरों ने उनके घर का डाका डालकर यह हासिल किया हो। अपनी अकुशलता, अक्षमता, लक्ष्य के प्रति उदासीनता, अव्यवस्थित दिनचर्या, अनुशासनहीनता जैसी अपनी कमियां दूर कर स्वयं में सुधार करने की वे जरूरत नहीं समझते, क्योंकि वे स्वयं को किसी तरह की कमियों से मुक्त सर्वगुण संपन्न मानते हैं और दूसरों को कमियों की खान मानते हुए उन पर दोषारोपण कर तृप्ति का एहसास करते हैं। कमी प्रिय, ऐसे लोगों का कोई भी प्रिय नहीं होता है। उन्हें आप देखते हैं, उन्हें सब में ही कोई ना कोई कमी नजर आती है। अपने घर में वे भी हर किसी में नुक्स निकालने में लगे रहते हैं। घर का नन्हा बच्चा अगर हाथी का चित्र बनाकर उल्लेसित भाव से उनके सामने दिखाएगा तो उसे शाबाशी देने की जगह ऐसा व्यक्ति कहेगा कि हाथी की सूंड इतनी छोटी होती है क्या? तुम्हारी टीचर कुछ सिखाती भी है क्या? या फिर वह भी डपोर संख है तेरी तरह। बच्चा रोनी सूरत बनाकर खिसक जाएगा और वे मंद मंद मुस्कुराएंगे। पत्नी द्वारा बनाए खाने में कमी निकाले बिना उन्हें खाना हजम नहीं होता है। सब्जी में कभी मिर्च नमक ज्यादा बताएंगे, कभी कम। रोटी पर जलने के हल्के से निशान दिख जाए तो फरमाएंगे कि रोटी पर चांद तारे चमचमा हट कर रहे हैं। जली रोटी बनाने में महान हो तुम देवी। इस तरह कमतर ठहराना या खिल्ली उड़ाना उनके स्वभाव में घुला होता है। राजधानी की एक लोक कथा है कि एक नगर सेठ था, सबसे बड़ा धनी था। कई नगरों में व्यापार, सब जगह बड़ी बड़ी हवेलियां, सैकड़ों बीघा खेत खलियान, 20 नौकर। इतना सब होते हुए भी वह हर जगह दुखी रहता। वैद्य हकीमों की दवा भी बेअसर। एक बार एक महात्मा भ्रमण करते हुए उस नगर में पधारे। लोगों ने सेठ जी की बीमारी बताई, उन्हें स्वस्थ करने का निवेदन किया। शाम को महात्मा हवेली पहुंचे तो सेठ अपने कमरे की खिड़की से बाहर नजर गड़ाए थे। घास फूस की एक झोपड़ी में रह रहा मजदूर अपनी पत्नी और पुत्र पुत्रियों के साथ हंस खेल रहा था। महात्मा ने पूछा, परमात्मा का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है और उसके बाद भी तुम दुखी क्यों हो भक्त? सेठ ने उसी झोपड़ी की ओर देखते हुए कहा, अभाव में भी सुखी क्यों है? यह देखकर मैं दुखी रहता हूं महाराज। महात्मा ने कहा, जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है उसका दुख परमात्मा भी दूर नहीं कर सकता भक्त। और महात्मा वहां से विदा हो गए। सेठ का दुख वैसा ही रहा। दूसरों को सुखी देख दुखी होने की मानसिकता हम कभी भी सुख, खुशी, आनंद, उल्लास नहीं दे सकती है। हमें हमेशा दुखी ही रहेगी। हमारी यह नकारात्मक सोच हमें बेवजह दूसरों का आलोचक बनाती है। दूसरों में आप देखिए अच्छाई नहीं, कमियां ढूंढती है। परिजनों और मित्रों के प्रति भी संदेह, संशय के भाव पैदा करती है। हम स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। दूसरों को खुश, आनंदमय देखकर हमारे मन में भी खुशी, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए और जब तभी हमारे जीवन का आनंदमय हो रहेगा। कमियां हर किसी में होती हैं, हमारे भीतर भी होंगी, लेकिन हमें कमियां नहीं, अच्छाइयां देखनी चाहिए। कमियों और अच्छाइयों के साथ ही हम हैं। सकारात्मक भाव रखते हुए हमें कमियों की अनदेखी करनी चाहिए, अच्छाइयों से सीख लेनी चाहिए। कहा भी गया, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। एक बात और आप लोगों को बात बता दूं, देखिए मैं कहता हूं कि पॉजिटिव रहिए हमेशा। मैं कहता हूं किसी को ना तो दुख पहुंचाइए, ना ही किसी को ज्यादा परेशान करिए। अपनी जिंदगी में मस्त रहिए, संतुष्ट रहिए और अपनी मेहनत पे भरोसा करिए कि भैया आज नहीं हम कल होंगे सक्सेस। लेकिन अपनी मेहनत पे इतना तो भरोसा रखिए आप लोग। बहुत सारे लोगों को पढ़ते हुए देखता हूं, वो कहते हैं भैया नहीं हुआ तब क्या करेंगे। अरे भैया यही पहले ही मानसिकता आपने बना ली तो फिर कहां से होगा, ये भी तो सोचना चाहिए। मैं कहता हूं तो थोड़ा भाई सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। ये आप देखते हैं कि शक्ति का संदेश अभी जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो हुआ ना, देखिए ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है। 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। देखिए लद्दाख, ये पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमले का स्वरूप ऐसा है कि भारत सरकार के लिए इस मसले पर ठोस कार्रवाई करना वक्त की जरूरत है। इसलिए भारत ने इस बर्बर घटना के बाद सख्त कदम उठाते हुए अगर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया तो यह स्वाभाविक है। जग जाहिर है कि हकीकत है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। इसलिए भारत के सामने अब एक तरह की मजबूरी आ खड़ी हुई है कि वह आतंकवाद और उससे सह देने वालों के देश के खिलाफ नीतिगत स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए। इसी क्रम में गुरुवार को भारत में पाकिस्तान के विरुद्ध कई कड़े कदम उठाने की घोषणा की। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर पाबंदी, दूतावास में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती, अटारी
वाघा सीमा को बंद करना और सबसे अहम 6 दशक पुरानी सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को निलंबित करना शामिल है। जाहिर है कि भारत की ओर से आतंक के विरोध उठाए गए कदम पाकिस्तान को नागवार गुजरे, लेकिन सच यह है कि लंबे समय से भारत में आतंकवाद की समस्या को और ज्यादा जटिल बनाने में पाकिस्तान की जो भूमिका रही उसने कई स्तर पर मुश्किलें खड़ी की है। दूसरी ओर आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर शर्मिंदा होने के बजाय पाकिस्तान इस मसले पर आमतौर पर अपनी हठधर्मिता ही प्रदर्शित करता रहा है। इस बार भी जब भारत ने कुछ सख्ती दिखाई तो हकीकत स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के साथ द्विपक्षीय शिमला समझौते को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने जैसे कुछ कदम उठाने की घोषणा कर दी। सवाल है कि ऐसा करके पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है। पहलगांव में आतंकी हमला आतंकवादियों के अपने एजेंडे के लिए क्रूरता की हर हद को पार करने की मंशा का सबूत है। वरना क्या कारण है कि कश्मीर में गए जिन पर्यटकों का उद्देश्य वहां घूमना फिरना है और प्रकृति के सौंदर्य के बीच खुशी के कुछ पल गुजारना था, उन्हें भी मार डालने में आतंकियों को कोई हिचक नहीं हुई। और इस हमले का एक सीधा असर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट भी है। सवाल है कि इस तरह की क्रूरता करके आतंकवादी किसके हित में काम कर रहे हैं। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सबूतों के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता रहा है, मगर पाकिस्तान हर बार इसे महज आरोप बताता है, जबकि भारतीय सीमा में घुसपैठ से लेकर आए दिन होने वाले आतंकी हमलों में पाकिस्तान के संरक्षण के तथ्य सामने आते रहे। फिलहाल पाकिस्तान जल संकट से दो चार है और ऐसे में अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहलगांव में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी और उसमें काफी लोगों की मौत के बाद भारत ने जो सख्त कदम उठाने की घोषणा की, उसमें यह संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान आतंक के रास्ते पर भारत को अस्थिर करने, निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी संगठनों को समर्थन और सह देना जारी रखता है तो उसे इसके नतीजे भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाउम्मीदी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक सहयोग विकास संगठन के बाद विश्व बैंक ने जिस तरह से भारत के वित्तीय अनुमान में 0.5% तक की कटौती की है, उससे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व बैंक के एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में इसकी भी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मगर सवाल यह है कि जब हम भारत को अगले कुछ वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के दावे कर रहे हैं तो आखिर क्या वजह है कि वित्तीय अनुमान बार बार डगमगाते देखते हैं। यह सच है कि अमेरिका की नई व्यापार नीति के बाद छिड़े शुल्क संग्राम के बीच दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। चीन से उसका टकराव बढ़ने की से स्थितियां बिगड़ रही हैं। वहीं पिछले एक दशक में आई कई झटकों की वजह से पूरे दक्षिण एशिया के देशों के पास मौजूदा वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सीमित उपाय ही है। इस बीच वैश्विक एजेंसियों ने भारत की वित्तीय अनुमान घटाकर एक तरह से हमें सचेत किया है। हालांकि यह उम्मीद अब भी है कि देश तेजी से बढ़ रही दुनिया का प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने पर भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 6.2 से 6.7 की दर से बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक को भी उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था इसी दर से बढ़ेगी। रिजर्व बैंक हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत के आर्थिक विकास में गिरावट की जो वजहें बताई जा रही हैं उनमें नीतिगत अनिश्चितता तो है ही और वहीं सार्वजनिक पूंजी निवेश भी घटा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमें उम्मीद से कम विकास कर पाए हैं तो इसे गंभीरता से लेना होगा। उद्योग, कृषि, व्यापार और कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान हमें यह भी देखना होगा कि विकास के क्रम में अगर हम आम आदमी पीछे छूट रहा है तो इसका क्या कारण है। चिंता की बात है कि उपभोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती और कई बदलावों के बावजूद निजी निवेश की गति मंद पड़ रही है। समाज का अंतिम जन आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हमें इस पर सोचना होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था की धुरी में उसकी भी उपस्थिति है। ऐसी कुछ नाउम्मीदियों के बीच भी यह उम्मीद बाकी है कि देश आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है, एशिया में ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये रूस यूक्रेन है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, देख रहे हैं, ये इजराइल है। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर। यहाँ आप देखे जाएंगे तो अमेरिका, आपको यूनाइटेड स्टेट, इसकी राजधानी वॉशिंगटन देखने को मिलेगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।